एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इसमें क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 हिस्ट्री के हम 8th चैप्टर में आए हैं, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि कैसे जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। वो एक दूसरे को सप्रेस करके, मतलब अपना अधिकार जमा के राज किया करते थे, या तो दूसरे किंगडम के जो राजा होते थे उनको मार दिया करते थे और फिर राज किया करते थे। अशोका जो युद्ध जीत गए थे उसके बाद भी उन्होंने युद्ध करना क्यों छोड़ दिया? मतलब ऐसा क्या हुआ कि लोगों के पास हमेशा एक लालच होता है ना, टू गेन मोर। ऐसा क्या हुआ कि वो जीतने के बाद भी वो लालच उनका ख़त्म हो गया? ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। तो पहले बेसिक पॉइंट देखते हैं। पहला है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य डायनेस्टी के बारे में। फिर कैसे जो ये डायनेस्टी है उसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे वो अचानक से मौर्य साम्राज्य बन गया इतना बड़ा। फिर अशोका जो थे वो कैसे किंग हुआ करते थे, डेवलपमेंट क्या था उसमें। एक फॉरेन एम्बेसडर था, मतलब बाहर का एक आदमी था जिसका नाम था मेगिस्थस। ठीक है, वो इंडिया आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोका के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनके इंस्क्रिप्शन, मैसेज और धम्मा के बारे में। धम्मा का मतलब क्या है? धर्म। ठीक है, तो जैसे अभी हम हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? धर्म। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रिलीजन। ऐसे ही जब वो जिस टाइम पे अशोका थे उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? प्राकृति। तो प्राकृति लैंग्वेज में धर्म को धम्मा बोलते थे। ठीक है, फिर हम डिक्लाइन ऑफ मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ मौर्य का हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें सिर्फ तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ऐसे डिक्लाइन हुआ होगा। ठीक है, तो लेट्स अब देखते हैं कि क्या क्या है। पहले ये देख लो कि जो एम्परर होता है और जो किंगडम होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। मतलब एक साम्राज्य में और एक राज्य में जो डिफरेंस होता है वही एम्परर और किंगडम में डिफरेंस होता है। जैसे एक छोटा सा गांव और देश, जो गांव और देश में डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस किस में है? एम्परर में और किंगडम में। ठीक है, और जो राजा और महाराजा में डिफरेंस है वही एक नॉर्मल किंग में, और जैसे सम्राट होते हैं महाराज, तो वो क्या है? बहुत सारे जगह पे रूल कर रहे हैं। और राजा क्या होता है? सिर्फ एक जगह का राजा होता है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अगर मैं इतनी छोटी सी जगह के राजा हूँ, ठीक है, इतनी छोटी सी प्लेस का अगर कोई राजा होता है तो क्या है? उसको कम खाना चाहिए, कम पानी चाहिए, और उतने में उसका राज्य अच्छे से चल जाएगा। पर अगर कोई इतनी बड़ी प्लेस का राजा है तो उसको क्या चाहिए? ज़्यादा खाने के लिए चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, तो रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, दूसरा, नीडेड लार्ज आर्मी फॉर प्रोटेक्शन। अगर तुम्हारे छोटा सा राज्य है तो तुम क्या करोगे? 10 लोगों को भी, अगर 10 लोग बहुत पहलवान हैं उनको इकट्ठा कर लिया, उनसे भी तुम्हारे बॉर्डर की जो रक्षा है वो हो सकती है। लेकिन अगर एक देश की रक्षा करना है तो तुमको क्या चाहिए? 10,000 लोग चाहिए, है ना? कम से कम 10,000 लोग चाहिए जो बहुत पावरफुल हो, ताकि तुम्हारे देश की रक्षा कर पाएँ। इसीलिए कैसी आर्मी चाहिए थी? लार्ज आर्मी। और इनको ऑफिशियल्स चाहिए थे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि देखो, अब राजा एक जगह पे रह के 10,000 जगह के टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। पहले के टाइम पे, अभी सोचो, अभी एक आदमी है, मान लो वो कहीं पे MPCG में रह रहा है, उसको साउथ इंडिया जाना है टैक्स कलेक्ट करने, तो वो कितना हैक्टिक होगा। वो साउथ इंडिया जाएगा, वहाँ के हर एक गाँव में जाएगा, फिर टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी जगह जाएगा। अगर ऐसा होता, और तब के टाइम पे तो ट्रैवल करना भी कितना मुश्किल था, 1 दिन 2 दिन लग जाते थे दूसरे राज्य पहुंचने में, है ना? तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए किंग क्या क्या करते थे? बहुत सारे ऑफिशियल्स को, दरबारियों को रखते थे नौकरी पे कि तुम जाओ, तुम टैक्स कलेक्ट करके लाना। ठीक है, जो राज्य हुआ करता था वहाँ ऑफिशियल की ज़रूरत नहीं थी, राजा ही कलेक्ट कर सकते थे, छोटा सा तो राज्य है। लेकिन जो साम्राज्य हुआ करता था उसमें ज़रूरत पड़ती थी ऑफिशियल्स की। ठीक है, तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एम्परर एंड किंगडम्स? इसको याद रखना। अब देखते हैं डायनेस्टी का क्या मतलब होता है। डायनेस्टी बहुत बार सुना होगा तुम लोगों ने, जैसे कितना तो गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, ये मौर्य डायनेस्टी, और ये मुग़ल सल्तनत, ये मुग़ल डायनेस्टी, बहुत सारी बार सुना होगा। डायनेस्टी का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो एक फैमिली है, मान लो के नाम है फैमिली का, ठीक है, ये फैमिली है, तो क्या हुआ? इसका बेटा ये राजा बन गया, फिर इसका बेटा वो राजा बन गया, फिर उसका बेटा वो राजा बन गया। तो क्या हुआ?
एक फैमिली के ही मेंबर्स जो थे वो राजा बनते गए, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे राजा बनते रह गए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, डायनेस्टी है, के डायनेस्टी, ठीक है। और जो मौर्य डायनेस्टी थी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट राजा थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, ठीक है। कौन कौन से राजा थे इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अशोका के क्या थे, दादा थे, ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड सन कह रही हूँ, ठीक है। अब देखो, जब बहुत बड़ा साम्राज्य होता है तो अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको वहाँ से मिली थी वो क्या था, जो हमारा स्तंभ है, राष्ट्रीय स्तंभ, ठीक है। अब वो याद रखना उसमें क्या क्या है, एक इन्वर्टेड लोटस है, ठीक है, उल्टा कमल है, उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे पिलर जैसा है, यहाँ पे अशोका चक्र है, और यहाँ 2 जगह जानवरों के एनिमल हैं, एक साइड हॉर्स है और दूसरे साइड एक बुल है, और यहाँ पे क्या है, 4 सिर वाला शेर। 3 ही दिखते हैं क्योंकि ये क्या होता है, पीछे होता है, तो ये याद रखना क्या क्या है इसमें। अशोका मिले, दूसरी चीज़ हमको, अशोका क्या है, ग्रेट रूलर ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास के बहुत बड़े जो रूलर होते हैं ना, मतलब बहुत बड़े राजाओं में जब नाम लिखा जाएगा तो अशोका का नाम लिखा जाएगा, ये मिले हमको, ये पहले ऐसे थे। तीसरी चीज़ हमको वहाँ से मिली इंस्क्रिप्शंस। हमको अगर किसी के बारे में पता करना है, अपने पास्ट के बारे में पता करना है, और तुमको उसकी डायरी मिल जाए, मतलब मान लो तुमको एक इंसान है, उसके पास्ट के बारे में पता करना है और तुमको उसके पहले की डायरी मिल जाए, तो क्या होगा, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब अगर हमको पहलों के बारे में पता करना है तो हमको इंस्क्रिप्शंस, मतलब कहीं पे अगर लिखी हुई चीज़ें मिल जाएं, चाहे वो किताब हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पत्ते हों, हमको क्या होता है, उससे बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो ये क्या करते थे, ये पहले ऐसे सम्राट थे जो अपना जो भी उनका इंस्ट्रक्शन हुआ करता था, जो भी उनका आदेश हुआ करता था, वो पत्थरों पर खुदवा देते थे। इससे पहले क्या होते थे, एक वर्ड होता है डिक्की पिटवाना, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे कि एक आदमी जाता था ढोलक लेके या फिर ड्रम लेके, और वो उसको बजाता था, मतलब एक गांव में जाता था, ढोलक बजाता था, लोग उसको सराउंड कर लेते थे, फिर उसको बताता था कि जो हमारे राजा हैं उनका ये आदेश है, और फिर क्या करता था, दूसरे गांव में जाता था, ढोलक बजाता था। इससे एक चीज़ ये हो सकती थी कि जैसे मान लो उस टाइम पे 10 लोगों ने सुना, तो 10 लोगों को तो आदेश पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा। हो सकता है उस टाइम पे एक जो 2-3 फैमिली हैं वो लोग विलेज के बाहर गए हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो पाया हो, किसी ने उनको ना बताया, तो वो भी नहीं समझ पाएंगे, उनको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या रूल है, क्या किंग ने बोला है ना। लेकिन उसके जो अशोका का वे था, वो एक जगह पे लिखवा देते थे, नोटिस बोर्ड पे लिखवा दिया, तो अब तो कभी भी तुम आओ तो तुम रीड कर सकते हो, तो तुमको पता होगा, है। तो ये चीज़ जो अशोका ने की वो बहुत अच्छी की। अब जो मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य साम्राज्य बना था, मौर्य साम्राज्य, उसकी स्थापना कैसे हुई, एक आदमी थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और उनके साथ उनके गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, और उनको क्या कहा जाता है, कौटिल्य। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी थे चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य ने किसकी मदद की, चंद्रगुप्त की मदद की, और दोनों ने मिलकर साम्राज्य जो अपना है वो बनाया। किसको मार के बनाया था, नंदा, धनानंद, ठीक है। धनानंद जो है वो नंदा डायनेस्टी का था, उसको मार के इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमको क्या पता चलता है, हम क्यों बुक्स के बारे में इतना सोचते हैं। देखो, जो किताबें होती हैं वो जिस टाइम पे लिखी जाती हैं उस टाइम का वो मिरर होती हैं। जैसे कि तुम रामायण पढ़ो, ठीक है, तो रामायण में क्या लिखा हुआ है, जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि श्री राम ने धनुष तोड़ा, इससे क्या समझ में आता है कि उस टाइम पे लोगों के पास बुलेट नहीं थी, धनुष हुआ करते थे, ठीक है। जैसे उसमें लिखा हुआ कि एक कोई आदमी है वो हॉर्स में चढ़ के आया, तो तुमको क्या समझ में आएगा कि हाँ, उस टाइम पे मोटर बाइक्स नहीं हुई होंगी, लोग किस में आते रहे होंगे, हॉर्स में चढ़ के आते रहे होंगे। तो बुक्स जो होती हैं वो जिस टाइम की भी होती हैं उस टाइम के बारे में बताती हैं कि उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ करता था। अगर मैं अभी कहानी लिखूंगी तो मैं लिखूंगी कि एक आदमी था, वो कार में आया। अगर आज से 500 साल बाद कोई पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगा, अच्छा इनके पास कार हुआ करती थी, ठीक है, ऐसे हुआ करता था। तो इसीलिए अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है, सोशल के बारे में लिखा है, और पॉलिटिकल बारे में लिखा है। लोग कैसे हुआ करते थे, सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, पैसे कहाँ से आया करते थे, और जो पॉलिटिक्स था, जो राजा था वो कैसा था, और कैसे राज्य किया जाता था, ठीक है।
अब देखो सोसाइटी में सिटीज़ कैसे बनी हुई थी। अब कोई भी अगर सिटी है और कोई भी जगह है तो वहाँ कुछ सोसाइटी होंगी, वो सिटी सोसाइटी होंगी और सिटीज़ होंगी, वो कैसे बिल्डअप थी। बहुत सारी सिटी थी, उनमें से तीन इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। जो पाटलिपुत्र है वो क्या है, कैपिटल। जैसे दिल्ली सल्तनत का कैपिटल क्या है, दिल्ली, है ना, था आई मीन, है ना। तो ऐसे ही क्या है, इनका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र। तक्षशिला और उज्जैन क्यों इंपॉर्टेंट थे, तक्षशिला जैसे ये भारत है, भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे क्या होता है, तक्षशिला। तो जो लोगों को यहाँ जाना होता था, नॉर्थ वेस्ट साइड या सेंट्रल इंडिया जाना होता था, उनके लिए तक्षशिला इंपॉर्टेंट हो जाता था, दो रास्ते यहाँ से जाते थे। उज्जैन एमपी में है, तो क्या होता था, जिसको मगध से साउथ में जाना है या फिर जिसको भी इधर जाना है, उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता था, उज्जैन। तो इसलिए तक्षशिला और उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, इसलिए इनको सिटीज़ बनाया गया था। अब तुम खुद सोचो, जिसको बहुत बड़ा खेत चाहिए, बहुत बड़ा खेत, खाली खाली मैदान, जहाँ ज़्यादा लोग आए जाएं, ना पॉल्यूशन ना करें, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, गांव में रहेंगे। तो जो फार्मर्स हुआ करते थे और जो हर्डर्स हुआ करते थे, जो ये जानवरों को पालते थे, ये सब कहाँ रहते थे, गांव में। शहर में कौन रहा करते थे, अब हमको खेती तो करनी नहीं है, हमको सामान बेचना है और सामान खरीदना है, तो हम कहाँ रहेंगे, शहरों में। क्योंकि शहर में सामान खरीदने बेचने वाले हुआ करते थे। कौन खरीदते थे, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते थे वो शहरों में रहते थे। अच्छा मस्त घर बड़े होने चाहिए हमारे, ऐसे वाले, ठीक है। जो सेंट्रल इंडिया था, सेंट्रल इंडिया में क्या आता है अपना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये जो एमपी सीजी वाली जगह है, अभी भी देख लो, अचानक मार या फिर अमरकंटक, इसमें क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, ये सब क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे जंगल हुआ करते थे। तो जो लोग यहाँ रहा करते थे वो क्या करते थे, जानवरों को हंट करते थे, प्लांट प्रोडक्ट खाते थे और एनिमल प्रोडक्ट खाते थे। अब देखो क्या होता है, जब छोटा साम्राज्य होता है तो उसको एक ही तरह हैंडल करता है, डायरेक्ट राजा हैंडल करेगा। जब साम्राज्य बड़ा होता है तो अलग अलग तरीक़ों से हैंडल करते थे। तो जो पाटलिपुत्र था और जो मगध था, वो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में था। क्यों, क्योंकि राजा देख सकते थे ना कि हाँ ठीक है, आज मैं पूरा शहर घूम लेता हूँ, या पूरा शहर नहीं तो आज मैं ये मोहल्ला घूम लेता हूँ, कल मैं दूसरा मोहल्ला घूम लूँगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करते थे, राजा डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, कहाँ, कैपिटल सिटी में और पाटलिपुत्र में। जो बाकी जगह होती थी उनके लिए क्या थे, ऑफिशियल थे। ऑफिशियल जो दरबारी थे वो थे, उन्होंने दरबारी को बोल दिया था, यहाँ का तुम करोगे, यहाँ का तुम, यहाँ का तुम, यहाँ का तुम टैक्स कलेक्टर होगे। अब दरबारी क्या है, जैसे एक साउथ इंडिया का कर रहा है, एक नॉर्थ इंडिया का कर रहा है, ऐसे डिवाइड कर देते थे, ठीक है। ये जो दरबारी हुआ करते थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनको सैलरी दी जाती थी, फिक्स सैलरी। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अभी समर है तो अभी ऑफिशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अभी विंटर है तो नहीं पड़ेगी। इनको हमेशा ज़रूरत पड़ती थी, हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ी रहती थी, इसलिए इनको क्या दी जाती थी, एक फिक्स सैलरी दी जाती थी इनको। अब देखो, अगर क्या है, जैसे ये जो ऑफिशियल्स हैं, इनको ये भी परमिशन थी कि तुमको अगर कोई आदमी लग रहा है कि गलत कर रहा है तो तुम उसको पनिशमेंट भी दे सकते हो। मतलब एक छोटी सी जगह का उसको काइंड ऑफ राजा बना देते थे, जिसको जो टैक्स है वो महाराज को सबमिट करना है, लेकिन रूल वो वहाँ कर सकता था। अब क्या होता था, जैसे मान लो अब राजा हर बार तो साउथ इंडिया जाएगा नहीं, हर बार तो अब एकदम गुजरात में एक जगह वहाँ जाएगा नहीं। तो वो क्या करते थे ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल्स क्या होते थे, सोचते थे राजा को तो पता नहीं है कितना टैक्स मिलना है, तो अगर 1 लाख टैक्स मिला है तो 50,000 राजा को दे देता हूँ, 50,000 मैं खुद रख लूँगा। तो ये ना हो इसलिए राजा क्या रखते थे, अपने पास डिटेक्टिव्स रखा करते थे। कुछ जो सीआईडी वाले ऑफिसर्स होते हैं वो छोड़ देते थे। तो ये सीआईडी वाला ऑफिसर क्या करता था, देखता रहता था कि कितना पैसा मिल रहा है और कितना ये किंग को भेज रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो ऑफिशियल को सजा मिलती थी, ठीक है। ये जो डिटेक्टिव्स होते थे, इनका काम क्या होता था, इन्फॉर्मेशन निकालना। इन्फॉर्मेशन भेजना किसका काम होता था, मैसेंजर्स का। अब पहले फेसबुक मैसेंजर था नहीं कि चुपचाप टेक्स्ट कर दिया चला गया, ठीक है। अब क्या हो गया था कि जो एक घोड़े में आदमी बहुत अच्छा घुड़सवारी, बहुत ट्रैवल करने में एक्सपर्ट होता था, उसको डिटेक्टिव के साथ भेज देते थे कि जाओ, जो ये इन्फॉर्मेशन तुमको बताएगा वो जल्दी से मुझको बता देना, ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल कम्युनिकेशन है वो ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो, हमको समझ में आता रहे कि क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सा ऑफिशियल सही कर रहा है, कहाँ पे कौन सा ऑफिशियल जो है वो गलत काम कर रहा है, ठीक है। ये मेंटेन करने के लिए वो कभी कभी जो राजा के परिवार वाले हुआ करते थे, या ऐसे लोग जो हुआ करते थे जिन पे राजा बहुत ट्रस्ट करता है, वो लोग भी इन पे राजा की मदद किया करते थे राज्य संभालने में।
कभी कभी क्या होता था, जो इम्पोर्टेंट सिटीज होती थी, जैसे पाटलिपुत्र तो राजा देख रहा है, लेकिन कुछ सिटीज थी जैसे तक्षशिला और उज्जैन इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पे राजा क्या करता था, अपने बच्चों को, प्रिंस जो हुआ करते थे उनको गवर्नर जैसे भेजता था कि जाओ अभी तुम देख के आओ कि वहाँ सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जो मौर्यास थे, ये रोड पे और रिवर पे कंट्रोल किया करते थे। क्यों? मान लो ठीक है, ऑफिशियल अच्छा है, वो 1 लाख उसको टैक्स मिल रहा है, तो वो 1 लाख टैक्स लेके आ रहा है, लेकिन बीच में उसको नदी वाले डाकुओं ने लूट लिया, तो राजा को घाटा हो जाएगा। या फिर वो जंगल के रास्ते से आ रहा है, तो जंगल में किसी डाकू ने लूट लिया, तब भी उसको नुकसान हो जाएगा। तो क्या करते थे, जो ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें होती थी वहाँ पे राजा ध्यान दिया करते थे, कंट्रोल में रखा करते थे, ताकि जो टैक्स है और ट्रिब्यूट है वो राजा को तुरंत मिल जाए, सही सही मिले, ऐसा नहीं कि कम मिल गया, ठीक है। अब हमको अर्थशास्त्र से क्या पता चलता है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वहाँ से कंबल आया करते थे, उसमें लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट साइड से कंबल आया करते थे। साउथ इंडिया साइड से गोल्ड और प्रीशियस स्टोन आया करते थे, हीरा हो गया या फिर और जो धातुएं होती हैं ना, वो मिल जाता था। जो लोग हैं वो जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, जो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में रहा करते थे, ये थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट थे, ये टैक्स नहीं देते थे। ये टैक्स क्यों नहीं देते थे? क्योंकि देखो, अगर कोई किसान है, उसकी एक अमाउंट में खेती होगी, तुम देख सकते हो कि इसके यहाँ 6 बोरे खेती हुई है, हमने 1/6 टैक्स लगाया, तो हम इससे 1 बोरा लेके चले जाएंगे। जो ऐसे लोग हैं जो क्राफ्टमैन हैं, ठीक है, उनसे तुम देख सकते हो कि अच्छा इसके पास इतनी कमाई हुई है, इससे हम 1/5 टैक्स लगाएंगे, इससे इतना ले जाएंगे, ठीक है। जो एनिमल को केयर करते हैं, जो ये गौशाला या डेयरी प्रोडक्ट वाले होते हैं, उनमें तुम देख सकते हो कि अच्छा ठीक है, इसके पास 7 गाय हैं, तो इससे हम एक उठा ले जाएंगे टैक्स के रूप में, ठीक है। लेकिन जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे उनका कोई फिक्स नहीं होता था कि ये कितना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे, कहाँ उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना उन्होंने हनी कलेक्ट किया, कुछ पता नहीं होता था, इसलिए उनको टैक्स नहीं लगता था। लेकिन फिर भी ये लोग ट्रिब्यूट दिया करते थे। अब टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस है? देखो, टैक्स रेगुलर देना पड़ता है, ट्रिब्यूट कोई रेगुलरिटी नहीं है, नॉन रेगुलर है, मन किया तो दे दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। जो टैक्स हुआ करता था वो चाहे तुम्हारा मन हो ना हो, तुमको देना ही पड़ेगा। ट्रिब्यूट में ऐसा होता था कि ज़्यादातर लोग जब उनका मन होता था तब देते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था, जैसे मान लो एक आदमी है, उसको कुछ प्रीशियस मिला, तो एक तो ये हो सकता है कि उसका मन किया कि चलो किंग को दे देते हैं, किंग बहुत खुश होगा, तो वो राजा को दे देता है। या तो फिर ये हो सकता है कि उसका मन किया कि नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी सब लोगों ने उसको बोला कि दे दो, अगर तुम दे दोगे तो शायद किंग तुमसे खुश हो जाएं और तुमको कुछ अच्छा दे दें, या इस फॉरेस्ट को कुछ अच्छा करवा दें, यहाँ पानी की कमी है, पानी की कुछ व्यवस्था करवा दें। तो इसलिए कभी कभी लेस विलिंगली दिया जाता था, पर टैक्स तो हमेशा ही लेस विलिंगली दिया जाता था, क्योंकि लोग फोर्स्ड थे। जो भी करने के लिए तुम लोगों को फोर्स करोगे वो थोड़ा क्या हो जाता है, लेस विलिंगली हो जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखना कि टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस होता था। और जो फॉरेस्ट में लोग हैं वो क्या गिफ्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते होंगे, वैक्स, हनी दे दिया कि चलो ठीक है हमको मिल गया शहद, हम शहद दे देते हैं, या फिर राजा का महल बन रहा है, चलो एक आध दो लकड़ी दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रिब्यूट्स दिया करते थे। अब देखो, हमको अब राजा के बारे में पता करना है, तो राजा के बारे में हमको कहाँ से पता चला, एक बुक है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। इससे पता चला किसने लिखा है इंडिका को। इंडिका को लिखा है मेगास्थेस ने। मेगास्थेस कौन थे? ये एम्बेसडर थे कहाँ के, वेस्ट ग्रीक के, ठीक है, वेस्ट एशिया के थे, ग्रीक में एक जगह एम्बेसडर थे मेगास्थेस। और किसका, सेल्यूकस निकेटर नाम का एक आदमी था, ठीक है, एक किंग था। जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था। तो अलेक्जेंडर जब आए थे तो ये निकेटर को छोड़ के गए थे, निकेटर वहीं रूल करने लग गया था और अलेक्जेंडर वापस चले गए थे। तो ये निकेटर ने एक इंसान को भेजा था जिनका नाम मेगास्थेस था, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ है ये याद रखना, क्योंकि बाद में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब इसके बारे में अभी तुम और पढ़ोगे, ठीक है। तो मेगास्थेस ने क्या किया था, अपना अकाउंट लिखा था अबाउट व्हाट ही सॉ,
उसने जो देखा उसके बारे में उसने लिखा था। उसने लिखा कि जो राजा हुआ करते थे वो पालकी में जाया करते थे, घोड़े हाथी में नहीं जाया करते थे, पालकी में जाया करते थे। उनको बहुत डर लगता था कि कोई ना कोई उनको मार देगा। और वो जो उसके जो गार्ड्स हुआ करते थे, किंग के जो गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट में होते थे। और वो जो एलिफेंट हुआ करते थे, जो हाथी होते थे, वो सोने से डेकोरेटेड होते थे। उनके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, अलग तरीके के नौकर हुआ करते थे। क्यों वो अलग नौकर क्यों हुआ करते थे? क्योंकि जैसे राजा को बहुत डर लगता था कि कहीं हमारे खाने में जहर ना हो, कहीं हमारे जाने में कोई मार ना दे। तो वो खाने में जहर है या नहीं वो कैसे पता करेंगे? तो वो एक नौकर रखा करते थे। वो नौकर जब भी राजा खाना खाने बैठते थे तो वो पहले सब चख लेता था कि किसी में अगर वो हो, विष हो, तो पहले नौकर मर जाएगा और उसके बाद राजा खाना खाते थे। तो राजा हमेशा कैसे खाना खाते थे? जूठा खाना खाया करते थे। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेड फॉर 2 नाइट। वो सेम बेड और सेम बेडरूम में 2 दिन के लिए नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि किसी को पता चल जाएगा कि राजा इसी रूम में सो रहा है तो मारने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। हमने राजा के बारे में पढ़ लिया, अब राजा की जो सिटी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत सुंदर सिटी थी। इसमें क्या था? चारों तरफ वॉल बनी हुई थी और ये बीच बीच में पिलर बने हुए थे। कितने टावर बने हुए थे? 570। इसमें 64 गेट्स थे। 64 गेट्स क्यों होंगे? अलग अलग जगह जाने के लिए। ठीक है, यहाँ जो घर हुआ करते थे वो 2 मंजिल या 3 मंजिल के हुआ करते थे। और किसके हुआ करते थे? वुड, ब्रिक्स और मड। ठीक है, जो किंग का पैलेस था वो भी किससे बना हुआ था? ऑल्सो मेड ऑफ वुड, लकड़ियों से बना हुआ था। और उसमें स्टोन कार्विंग्स थी, मतलब जो नक्काशी कहते हैं ना, पत्थरों में नक्काशी करके लगाई जाती है, वैसे डेकोरेट किया गया था। अब देखो हमने बिंदुसार के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमने किसके बारे में पढ़ा? अशोका के बारे में पढ़ा। अशोका क्यों इंपॉर्टेंट है? यूनिक रूलर था। क्यों? इंस्क्रिप्शन दिया था। दूसरी चीज़, इंस्क्रिप्शंस किस में होते थे? प्राकृतिक भाषा में, जिसका स्क्रिप्ट क्या होता था? ब्राह्मी। देखो, हम हिंदी बोलते हैं पर लिखते किस भाषा में, किस स्क्रिप्ट में है? देवनागरी। ऐसे ही जो भाषा है वो अलग होती है और स्क्रिप्ट होती है वो अलग होती है। तो भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी। और स्क्रिप्ट कौन सी थी? भाषा कौन सी थी? प्राकृति। और स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी। ठीक है, अब देखो, जो अशोक थे उन्होंने कलिंग में वॉर लड़ा। ठीक है, अब जब कभी भी वॉर होता था तो क्या होता था? एक आर्मी दूसरी आर्मी से लड़ती थी। अब जब आर्मी हार जाती थी और किंग मर जाता था, या फिर किंग बोल देता था कि ओ मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे राज्य में आने के लिए ठीक हूँ, तुम मेरे ऊपर अधिकार जमा लो। दोनों ही केस में दूसरा राजा जीत जाया करता था। लेकिन कलिंग में क्या हुआ? वहाँ के लोगों को अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी थी कि वहाँ की आर्मीज़, उनको पता था कि आर्मी कम पड़ेगी, तो क्या हुआ था? जितने लोग थे सारे लोग मिलके ही, जितने जो नॉर्मल सिटीजन्स थे वो भी क्या करने गए थे? वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया था। तो उससे क्या हुआ था? बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत खून खराबा हुआ था। तो वो बहुत डर गए। जब अशोक थे वो जब वहाँ गए तो उनको बहुत डर लगा कि इतने सारे लोग मरे, इतना जो वॉयलेंस देखकर और खून खराबा देख के उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब नहीं लड़ेंगे। और ही वॉज द ओनली किंग, ये अकेले ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो युद्ध जीतने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो नहीं जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे। पहले कब? या तो जब राजा हार जाया करता था, या तो फिर जब राजा बूढ़ा हो जाता था तब युद्ध छोड़ के जाता था। अशोका इकलौते ऐसे थे जो हारे नहीं थे और ना ही बूढ़े हुए थे, पर फिर भी उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा, मतलब ठीक है, अब ये तो ठीक है कि उनके पास चलो एक आदेश आया, तो उन्होंने आदेश क्या लिखा था इसके बारे में, कलिंगा के बारे में, कि अशोका ने कहा, मैंने अपने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पे हमला किया। देखो, जो बिंदुसार थे उन्होंने भी बहुत बड़ा राज्य बनाया था, पर कलिंगा पे वो हमला नहीं जीत पाए थे कलिंगा को वो। ठीक है, या फिर उस पर हमला नहीं किया होगा। लेकिन अशोका को लगा कि ठीक है, अब जो काम मेरे पिता नहीं कर पाए वो मैं करूँगा, इसलिए उन्होंने क्या किया? कलिंग पे हमला किया। कलिंग पे हमला करने से क्या हुआ?
कलिंग पे जब उन्होंने हमला किया तो बहुत डर गए वो देख के कि बहुत सारा खून खराबा हुआ है। तो उन्होंने लिखा कि मैंने 8 साल बाद राजा बनने के कलिंग पे हमला किया। 1.5 मिलियन पीपल कैप्चर्ड, बहुत सारे लोगों को कैप्चर किया, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड, जो भी लैंड खुश है, स्वतंत्र है, उसको मैं कैप्चर करने जाता हूँ तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं, प्रिजनर बन जाते हैं। ठीक है। उस और क्या होता है, जो ब्राह्मण हैं, मॉन्क हैं, गुड पीपल हैं, दे ऑल्सो डाई और लूज देयर लव वंस। तो देखो, अब ये चीज़ याद रखना, जब भी ब्राह्मण कोई बोलता है ना तो सबके दिमाग में कास्ट आ जाती है कि ब्राह्मण कास्ट नहीं। जो लोग तब ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण होना प्रोफेशन था, जैसे अभी पढ़ाना टीचर, आर्मी में जो है वो लड़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो या तो सेटल्ड होते थे कि एक जगह पे रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन वो वॉर और से उनका कोई मतलब नहीं होता था, वो बैठ के पढ़ा रहे होते थे, या तो वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर दूसरों को ज्ञान देते थे ताकि लोगों की ज़िंदगी हो जाए, लोग खुशी से जी सकें। तो वो बोलते हैं कि ये जो ऐसे जो ब्राह्मण हैं, जो मॉन्क्स हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो बुद्ध धर्म फॉलो करके भीख मांगते हैं और सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लोगों का भलाई करते हैं और दिल से अच्छे हैं, वो लोग भी मर जाते हैं, और अगर नहीं मरते तो जिनसे वो प्यार करते हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए मैं क्या हूँ, दुखी हूँ, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं धर्म का पालन करूँगा, धम्मा का पालन करूँगा, और लोगों को बताऊँगा कि तुम भी धर्म का पालन करो। वो कहते हैं कि किसी को धर्म के मुताबिक जीतना, अगर मैं किसी को धर्म से जीत जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा है किसी को लड़ के जीतने से। वो कहते हैं, मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि जो मेरे बच्चे होंगे या उनके बच्चे या बहुत उनके भी बच्चे जब हों तो वो ये रीड करें, और रीड करके कभी भी ये ना सोचें कि अब हम लड़ने जाएं, वो लड़ने का ना सोचें, और क्या सोचें कि ये जो धर्म है ये कैसे स्प्रेड किया जाए। ठीक है। लोगों को कैसे जागरूक बनाया जाए कि काइंडनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, अशोका का धर्म क्या था। ऐसा नहीं था कि अशोका का धर्म था कि पूजा करो किसी की, नहीं। वो किसी की पूजा करने के लिए नहीं बोलते थे, वो नहीं कहते थे कि भगवान की पूजा करो, वो कहते थे, वो किससे इंस्पायर्ड थे, बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। उनको लगता था कि वो राजा थे। अब राजा का मतलब क्या होता है, न्याय करना। तो जब वो बैठते थे सिंहासन में तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती थी कि ठीक है, एक बच्चा है, वो अब भाई भाई लड़ रहे हैं, या फिर किसी के यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, लोग अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको लगता था ये उनकी ड्यूटी है कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है। उसकी अब खुद की भी और उस समाज की भी जो उनका है। ठीक है। उन्होंने इस स्पेशल ऑफिशियल अपॉइंट किए जिनका नाम था धम्मा महामता। तो ये क्या करते थे, ये लोग घूमते थे, धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। दे ट्रैवल्ड एंड टीच पीपल अबाउट धम्मा। अशोक ने क्या कहाँ कहाँ मैसेज बताया, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक एंड श्रीलंका में जाके ये धम्मा का मैसेज जो था वो स्प्रेड किया, लोगों को बताया। इवन अपने बच्चों को, अपनी बेटी और बेटे को भी इन्होंने भेजा कि तुम भी जाके ये धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है। इन्होंने क्या क्या, रोड बनाई, जो कुएं खुदवाए, और रेस्ट हाउसेस बनवाए। इन्होंने रोड बनवाई कि जो लोग आते जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती थी। जिनके पास हॉर्स है वो तो चलो ठीक है, फिर भी हॉर्स से चले जाते थे। जो लोग पैदल ट्रैवल करते थे तो उनके लिए अच्छा हो गया था, उन्होंने रोड बनवाई, उन्होंने कुएं खुदवाए ताकि पानी की जो समस्या है वो मिट जाए। ठीक है। और उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनवाए। रेस्ट हाउसेस का क्या मतलब था, जैसे अभी धर्मशाला होती है, कम पैसे में लोग रुक जाते हैं, पहले रेस्ट हाउस उन्होंने बनवाए थे जहाँ पे लोग फ्री में रुक सकते थे कि ठीक है, चलते चलते थक गए, बहुत दिन से लोग चलते रहते थे, रास्ते में भूख लगती थी तो जंगल में डरते डरते खाना बनाते थे कि कहीं शेर ना आ जाए, बाघ ना आ जाए, या फिर कोई लुटेरा ही ना आ जाए, या तो कोई सैनिक ही ना आ जाए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठा के लेके चले जाए। उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनवाए थे ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए अच्छा हो जाए। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज किया था, इंसानों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब इस लाइन से तुमको क्या समझ में आता है कि वो अब इतनी रिस्पेक्ट करने लग गए थे सोल की, मतलब एक आत्मा होती है, हर आत्मा की इतनी रिस्पेक्ट करने लग गए थे कि वो इंसान के लिए तो बनवाते ही थे,
वो जानवरों के लिए भी बनवाते थे। वेटनरी डॉक्टर तब भी हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने अपने बच्चे को भेजा, बेटी को भेजा धम्मा प्रमोट करने के लिए। ये उनका लास्ट मैसेज था, लास्ट मैसेज नहीं बट कह सकते हैं एक मैसेज था अपने सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जनता, जो उनकी जनता थी उनके लिए एक मैसेज था। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे धार्मिक काम करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं। कब कब काम करते हैं, जैसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो चलो ये करवा देते हैं, चलो आप भी हमारा बच्चा पढ़ने लग गया है, चलो इन देवी माता की पूजा करा देते हैं। अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी जॉब लग गई है, चलो ये काम करवा देते हैं। हम ऐसे बहुत सारे धार्मिक काम करवाते हैं, पर उनका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है उनका? क्योंकि उससे तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम देवी की पूजा करा रहे हो, देवता की पूजा करा रहे हो, पर उससे दो लोगों की ज़िंदगी में परेशानी कम नहीं होती। इसके जगह तुमको क्या करना चाहिए, जो स्लेव्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे नौकर हैं, जेंटल टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, उनको थोड़ा उनके लिए काइंड हो, उनके लिए जेंटल हो। ये नहीं कि उसने काम नहीं किया लेके मारने लगे उनको, ऐसे मत करो, उनसे काइंड रहो। जो तुम्हारे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। ऑल क्रिएचर्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स जिनमें भी जान है उनकी रक्षा करो, उनको बचाओ। जो ये ब्राह्मण हैं जो ट्रैवल कर करके तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों से ज्ञान ले आके तुमको ज्ञान दे रहे हैं, और या तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सोसाइटी को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, उनकी हेल्प करो। और ये भी कहा कि ये गलत है कि तुम सिर्फ अपने जो धर्म है, अपना जो रिलीजन है उसको तुम श्रेष्ठ बनाओ, और जो दूसरे का रिलीजन है उसको बोलो कि नहीं ये तो ख़राब है। ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत बड़ा हार्म कर रहे हो। किसके लिए? अपने खुद के रिलीजन के लिए। तो और इन्होंने ये भी कहा कि ये दूसरों का रिलीजन पढ़ो, उसको समझो कि वो क्या कह रहा है, और उसके अच्छे पॉइंट्स लो और उनकी भी क्या करो, रिस्पेक्ट करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना।